नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, रोल ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्या रोल होता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा कि ये दो चीज़ों का बना होता है और वो दो चीज़ें क्या है, लिपिड एंड प्रोटीन है। अब कह रहे हैं कि इनमें प्रोटीन का क्या रोल है। द प्रोटीन आर नॉट अरेंज इन शीट बट एज ग्लोब ऑफ प्रोटीन विच आर फ्लोटिंग अबाउट इन द सी ऑफ लिपिड। वो कह रहे हैं कि प्रोटीन क्या अरेंजमेंट जो है, तरतीब जो है, शीट की शक्ल में नहीं है। शीट से मुराद क्या है, जिस तरह ये लिपिड जो आपको नज़र आ रहे हैं सीधे ग्रीन फॉर्म, ये शीट की फॉर्म में। वो कह रहे हैं कि ये शीट की फॉर्म में नहीं होते, बल्कि ये किस फॉर्म में होते, ग्लोबल फॉर्म में होते, इस फॉर्म में, गोल स्फेरिकल फॉर्म में इसमें मौजूद होते, जो आपको नज़र आ रहे हैं येलो फॉर्म। ठीक है, एज ग्लोब्स ऑफ प्रोटीन विच आर फ्लोटिंग अबाउट इन द सी ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, जो नॉर्मली इसके साथ सीधे नहीं होते। इस तरह अगर सीधा होता, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल पेश कर रहा हूँ, इस तरह सीधा होता तो ये शीट की तरह इसके साथ होता नहीं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास ग्लोब्स की फॉर्म में मौजूद होते, और किस तरह हमारे पास होते हैं, विच आर फ्लोटिंग, जो बेसिकली इस तरह लगता है कि जिस तरह ये उसमें क्या कर रहे हो, उस पानी में तैर रहे हो, उस लिपिड में तैर रहे हो, अबाउट इन द सी ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। उस लिपिड मॉलिक्यूल के सी में जो है, वो जो पानी है किस चीज़ का समंदर है, वो लिपिड का समंदर जो है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसमें क्या कर रहे हो, जिस तरह ये प्रोटीन क्या कर रहे हो, तैर रहे हो, फ्लोटिंग कर रहे हो। सम प्रोटीन एक्सटेंड कम्प्लीटली थ्रू द डबल लेयर ऑफ द लिपिड। उनमें से कुछ प्रोटीन जो है वो क्या करते हैं, एक्सटेंड का मतलब क्या होते हैं, पहले होते हैं। किस तरह पहले होते हैं, कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पे पहले होते हैं, थ्रू द डबल लेयर ऑफ द लिपिड। कहाँ पे पहले होते हैं, जो लिपिड का पूरा डबल लेयर है, बाई लेयर हमारे पास लिपिड का क्या है, बाई लेयर है। एक ऊपर होता है लेयर और एक क्या होता है, नीचे की तरफ। ये आपको ऊपर वाला सिर्फ ये ग्रीन नज़र आ रहा है, इसके नीचे भी क्या है, एक लेयर है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली क्या होते हैं, एक्सटेंड होते हैं कंप्लीटली थ्रू आउट द डबल लेयर ऑफ द लिपिड फ्रॉम वन साइड, एक साइड से, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, एक साइड से पहले होते दूसरे साइड तक, टू द अदर, दूसरे तक, एंड आर कॉल्ड, फिर उसी प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन। वो प्रोटीन जो एक लेयर से, एक लिपिड के एक तह से पहले होते हैं, एक साइड से, वन साइड से दूसरे लेयर के दूसरे साइड तक पहले होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन का नाम देते हैं। सम अदर प्रोटीन आर स्मॉलर एंड आर प्लेस्ड अमंग द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। कुछ बाकी जो प्रोटीन होते हैं, अदर प्रोटीन जो होते हैं, वो क्या होते हैं, एक तो वो छोटे होते हैं और उसको कहाँ पे रखा, वो कहाँ पे होते हैं, अमंग द फॉस्फोलिपिड। कहाँ पे होते हैं, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में, वहाँ पे उसके साथ मौजूद होते हैं। दीज आर ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। और इस टाइप के जो प्रोटीन होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, एक साइड मेम्ब्रेन के कहाँ पे होते हैं, एक साइड पे मौजूद होते हैं, जो आपको यहाँ पे ये वाले नज़र आ रहे हैं, जिस तरह मैंने इसको रेट कर लिया। ठीक है, एक साइड पे, one side of the membrane and are called extrinsic protein। जो एक साइड से पहले हुए दूसरे साइड तक, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक कहते हैं। लेकिन जो हमारे पास एक साइड पे मौजूद होते हैं, कहाँ पे, स्मॉलर भी होंगे और एक साइड की तरफ फॉस्फोलिपिड के दरमियान मौजूद होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक्सटेंड out from the outer surface of the membrane are attached either to a membrane lipid as glycolipid or to protein as glycoprotein। अब आती है दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट की बात आती है। फॉर एग्जांपल ये समझ लो कि ये कलर जो मेरे पास है वो किस चीज़ का कलर है, ये कार्बोहाइड्रेट का है। अब ये कलर जो है कार्बोहाइड्रेट कौन से कलर के साथ, लिपिड के साथ अटैच हो गया। वो कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट या तो लिपिड के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं या फिर किसके साथ अटैच होते हैं, प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। अगर लिपिड के साथ अटैच हो, इसलिए कहते हैं आर अटैच इधर टू मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड, तो फिर कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये लिपिड हो गया ग्रीन और ये क्या हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइको। ग्लाइको किस चीज़ के लिए आया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट के लिए, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है ग्लाइकोजन, और ये वाला दूसरा पार्ट जो है लिपिड, तो उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, कॉम्बिनेशन। जब लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट हो तो उसको कंबाइन, मजमूई तौर पे क्या नाम देते हैं, इसको ग्लाइकोलिपिड देते हैं।
और दूसरी जगह पे यही कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन के साथ अटैच हो तो प्रोटीन, फिर उसके बाद क्या है, ग्लाइकोजन नाम सुना है, और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, प्रोटीन नाम से ज़ाहिर है। ठीक है, तो इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट भी क्या हो सकते हैं, लिपिड के साथ और प्रोटीन के साथ अटैच हो सकते हैं, जिसको हम ग्लाइकोलिपिड और साथ साथ क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कह सकते हैं। इसलिए कहते हैं एक्सटेंड आउट फ्रॉम द आउटर सरफेस। और ये नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, बाहर सरफेस के साथ एक्सटेंड होते हैं, बाहर निकले होते हैं इस तरह मेम्ब्रेन से, और नॉर्मली ये अटैच होते हैं या लिपिड के साथ या फिर किस चीज़ के साथ, प्रोटीन के साथ। रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। Lipids, protein and carbohydrate are responsible for functional diversity of membrane। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात की हुई थी कि लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है, ये तीनों लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये तीनों किस में मौजूद होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के साथ मौजूद होते हैं। वो कहते हैं ये तीनों क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, फंक्शनल डाइवर्सिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की जो फंक्शन है, जो मेम्ब्रेन काम करता है, यहाँ पे हम उसकी डिस्कशन करेंगे कि मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, उसमें जो डाइवर्सिटी, जो चेंजेस लेके आता है, जो वो काम करता है, एक तरीके से काम नहीं करता, वो मुख्तलिफ़ तरीके से जो काम करता है, उसके हवाले से यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेके आया हुआ है, ये सारी डाइवर्सिटी जो चेंजेस लेके आया हुआ है, वो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की वजह से आया हुआ है। वो कह रहे लिपिड बाइलेयर मेक्स द मेम्ब्रेन डिफरेंशियल। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, डिफरेंशियली परमेबल बैरियर that allow the transport of non-polar material across it and prevent ionic materials। इसमें जो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो कौन सा है, वो कह रहे कि लिपिड बाइलेयर, लिपिड की मौजूदगी की वजह से, जो ग्रीन में हमने शो करवाया था, लिपिड की मौजूदगी की वजह से ये मेम्ब्रेन क्या होता है, डिफरेंशियली परमेबल हो जाता है। डिफरेंशियली परमेबल का मुराद क्या है, डिफरेंस करता है। परमेबिलिटी किस चीज़ को कहते हैं, तग़य्युर, चेंज, मतलब नफूस पजीर को कहते हैं। जो चीज़ यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये इंटर हो रहा है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये परमेबिलिटी है, ये मेम्ब्रेन की कि ये इसमें इंटर हो सकते हैं, इसमें से पास हो सकता है, नफूस कर सकता है। अगर ये नफूज नहीं करता तो हम परमेबल वर्ड नहीं इस्तेमाल करते, फिर कौन सा वर्ड है, इम्परमेबल वर्ड इस्तेमाल करते हैं। बैरियर किस चीज़ को कहते हैं, रुकावट को। ये एक रुकावट है, ये लिपिड जो है, ये बेसिकली हमारे पास बाई लेयर जो लिपिड का, ये क्या है हमारे पास, ये एक रुकावट है। लेकिन कह रहे कि डिफरेंशियल परमेबल है, फ़र्क करता है। किस तरह फ़र्क करता है, दैट अलाउड द ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉन पोलर मटेरियल अक्रॉस इट। अगर बाहर मटेरियल जो है, जो सब्सटेंसेस बाहर है, अगर उसकी कोई पोलैरिटी नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर नहीं है, तो वो आसानी के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, तो ये आसानी के साथ इसमें क्या हो सकते, पास हो सकते सेल के अंदर। किसके अंदर, सेल के अंदर पास हो सकते। लेकिन अगर उसके ऊपर, जिस तरह ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला आपको नज़र आ रहा है, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो पोलैरिटी हो, इसलिए कहते हैं नॉन पोलर क्या कर सकते, क्रॉस कर सकते। एंड प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब क्या है, रुकना, रुक के रखता है। किसको रुक के रखता है, आयनिक मटेरियल, कि वो जो आयनिक मटेरियल इसमें से पास नहीं हो सकते। नॉन पोलर हो सकते हैं, लेकिन आयनिक मटेरियल जो पोलैरिटी शो करता है वो उसमें से पास नहीं हो सकते। इसलिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है डिफरेंशियली परमेबल, डिफरेंस करता है दोनों के दरमियान। नॉन पोलर है, पास हो जाओ, पोलर है, पास आपने नहीं होना, तो फ़र्क कर दिया दोनों के दरमियान। ठीक है, जबकि दूसरा जो हमारे पास है मेम्ब्रेन, जो प्रोटीन का मेम्ब्रेन है, इस ऑन द अदर हैंड मेक इज सेलेक्टिवली परमेबल। डिफरेंशियली किसने कर लिया, वो लिपिड ने कर लिया, जबकि प्रोटीन ने क्या कर लिया, सेलेक्टिवली परमेबल। बैरियर का मतलब क्या है, रुकावट, जो प्रोटीन होते हैं उसमें। ठीक है, अगर उसने प्रोटीन से पास होना है, प्रोटीन से क्या होना है, पास होना है, तो प्रोटीन का काम क्या होता है, सेलेक्टिविटी करता है, सिलेक्शन करता है, सेलेक्टिवली परमेबल होता है।
दैट सेलेक्ट मटेरियल अकॉर्डिंग टू सेल नीड, सिर्फ उस मटेरियल को अंदर लेके आता है जो सेल को अंदर क्या होती है, ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास अंदर ग्लूकोज की मकदार बहुत ज़्यादा है और बाहर भी क्या है, ग्लूकोज की मकदार बहुत ज़्यादा है। सेल को अंदर ग्लूकोज नहीं चाहिए तो वो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इन केस साल्ट है, फॉर एग्जांपल सेल के अंदर साल्ट की कमी है और बाहर भी साल्ट साथ मौजूद है, तो वो सिर्फ साल्ट को अंदर लेके आता है। सेलेक्टिवली परमेबल बैरियर दैट सेलेक्ट मटेरियल, किसको सेलेक्ट कर लिया, साल्ट को सेलेक्ट कर लिया, उन सब में से सबको आने नहीं दे रहा है अंदर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेल नीड, जब सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी। इफ ग्लूकोज कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल इज प्रॉपर, अगर ग्लूकोज कंसनट्रेशन सेल के अंदर क्या है, प्रॉपर हो, सही तरीके से हो, नो मोर ग्लूकोज कैन इंटर द सेल, फर्दर ग्लूकोज सेल में इंटर नहीं हो सकते, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो हमारे पास है, फंक्शन एज रिसेप्टर, एक हमने पढ़ा था इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक एक एग्जिट से आया हुआ है, EX जो आपको नज़र आ रहा है, नॉर्मली जगह जगह पे आपको एग्जिट नज़र आया होगा पेट्रोल पंप वगैरह के ऊपर, तो EX, ठीक है। एग्जिट का मतलब क्या होता है, जब आपने बाहर निकलना, एग्जिट जिस तरह दरवाजे के ऊपर भी लगा होता है, ठीक है। और दूसरा जो प्रोटीन था वो हमारे पास क्या था, इंट्रिंसिक था, इन अंदर की तरफ। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक सिरे से जो फैला हुआ है वो मेम्ब्रेन के अंदर है। किसके मेम्ब्रेन के अंदर है, बिल्कुल ये लिपिड बाइलेयर के अंदर है। जबकि जो दूसरा प्रोटीन होता है जो उसके एंडिंग पे होता है इस तरह, वो क्या होता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है। वो कह रहे हैं कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का काम क्या होता है, फंक्शन काम क्या होता है, एज रिसेप्टर दैट रिसीव द स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट। उसका काम क्या होता है, एज रिसेप्टर। रिसेप्टर किस चीज़ को कहते हैं, हर वो चीज़ जो स्टिमुलाई को क्या करता है, रिसीव करता है। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर कौन से रिसेप्टर है, हमारे बॉडी के अंदर रिसेप्टर क्या है, जिस तरह आपके आई हो गए, आई क्या करते हैं, कलर वगैरह या पिक्चर रिसीव करती है। आपके कान हो गए, आवाज़ें रिसीव करती है, तो आपके कान और आई क्या हो गए, रिसेप्टर हो गए। आपका स्किन भी क्या है, रिसेप्टर है, उसके ऊपर क्या होते हैं, उसमें रिसीविंग पॉइंट होते हैं। जब कोई आपको टच करता है तो आपको जो पता चलना है, जो आपको पता चल जाता है, वो बेसिकली किसकी वजह से चल जाता है, रिसेप्टर की वजह से चल जाता है, ठीक है। वो कह रहे कि इस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का काम क्या होता है, ये जो बाहर एनवायरनमेंट जो है, आउटसाइड, कहाँ पे, आउटसाइड जो एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली जो भी चेंजेस होते हैं बाहर की तरफ, कोई भी चेंज, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हैं, बाहर टेम्परेचर पहले आपके पास क्या था, 30 था, लेकिन अभी टेम्परेचर क्या हो गया, 35 हो गया। 30 से कितना ज़्यादा हो गया, 35 तक चला गया, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर का चेंज है, ये कौन फील कौन रिसीव करता है, कौन फील होता है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये इसको कैप्चर कर लेता है। और ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये आगे प्रोसेस करके किसको दे देते हैं, सेल को इंटरनली दे देता है। इसलिए कहते हैं डेट रिसीव द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई हर वो चीज़ जो बाहर एनवायरनमेंट में या इस सेल में बिगड़ाव लेके आता है, चेंज लेके आता है। मतलब आप आराम से बैठे हुए हो, ठीक है, अब कोई आपका दोस्त या घर का कोई फर्द आपके सर के ऊपर हाथ लगा लेता है। आपका सर जो था, हेड जो था, वो पहले से आराम से था, मतलब कोई आपको टच नहीं कर रहा था, लेकिन जैसी टचिंग हो गई वो सेल जो था, जो हेड जो था, जो रेस्ट फॉर्म में मौजूद था, वो क्या हो गया, उसमें चेंजेस आ गए। तो ये क्या हो गया, स्टिमुलाई। चेंजेस का मतलब क्या होता है, स्टिमुलाई। कौन चेंज लेके आया, स्टिमुलस लेके आया। जिस बंदे का हाथ आपके सर के ऊपर रखा, वो हाथ क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। इसलिए कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एज ए रिसेप्टर काम करता है दैट रिसीव द स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट में चेंज हो गया, ये अब हमारे पास क्या है, टेम्परेचर क्या है, स्टिमुलाई है, ठीक है। वो क्या करता है, रिसीव करता है द स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट, बाहर एनवायरनमेंट से, एंड दस इन्फॉर्म द सेल टू रिस्पॉन्ड। और इसी तरह ये मैसेज जो होता है ये किसको दे देता है, ये आगे उस सेल को मैसेज दे देता है। किस काम के लिए मैसेज देता है, टू रिस्पॉन्ड, कि अब सेल ने आगे उसके हवाले से कौन सा लाया अमल तैयार करना है, ठीक है, रिस्पांस के हवाले से।
कि सेल ने आगे इसके हवाले से क्या करना है। फिर उसके बाद इंटीग्रल प्रोटीन आल्सो कॉल्ड एज परमिएजेस रेगुलेट डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयनिक मटेरियल। जबकि इंटीग्रल प्रोटीन जो है हमारे पास वो किसके तरह काम करता है, परमिएजेस, ट्रांसपोज की तरह काम करता है, जो बेसिकली क्या होता है, रेगुलेट डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयनिक मटेरियल। ये 2-3 टर्मिनोलॉजी यहाँ पे हमारे पास इस्तेमाल हो गए। एक आपके पास क्या है, डिफ्यूजन, उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्या है, एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि यहाँ पे ये परफ्यूम आपने लगाया। अब परफ्यूम के यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो हाई क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस एरिया में जो नीचे एरिया है उसमें अभी परफ्यूम के कोई भी मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है। नॉर्मली जब आप परफ्यूम लगा लेते हो और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हो, कुछ टाइम के बाद इस बंदे को जो सामने खड़ा होता है 2-5-10 फीट या इससे थोड़ा सा दूर खड़ा होता है, तो 1-2 मिनट के बाद उसको आपकी परफ्यूम की खुशबू आ जाती है। क्यों होता है वो, रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि ये हमारे पास जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल है, इसका जो सेंट है, जो खुशबू है, ये मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ आना स्टार्ट कर लेते हैं। जब मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ आते तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लेकिन हमारे पास ऑस्मोसिस क्या है, अगर इनकेस थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अगर हमारे पास इनकेस इस तरह सीन हो कि ये मॉलिक्यूल किस में से पास हो रहे थे, एक मेम्ब्रेन में से पास हो रहे थे। मेम्ब्रेन शॉर्टकट, एक तय जाली ले लो, एक जाली में से पास हो रहे थे, एक तरफ से उसमें से दूसरी तरफ निकल रहे थे, तो फिर उसको हम क्या नाम देंगे, ऑस्मोसिस का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, वही डिफिनीशन, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन 7 वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे, थ्रू मेम्ब्रेन। बस इतना सा फ़र्क है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, ठीक है। जबकि उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई वो कौन सा है, वो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हम बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे, फिजिकल एग्जांपल, जनरल एग्जांपल हम कोशिश करते। एग्जांपल हम ले लेते कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, एक पहाड़ है, हिल है, ठीक है। अब उस पहाड़ के ऊपर बाइक, यहाँ पे आप बाइक पे खड़े हो। अब अगर इन केस आप बाइक स्टार्ट भी ना करो, बाइक को बंद करो और ब्रेक छोड़ दो, तो बाइक खुद बहुत नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा, ठीक है। स्टार्ट नहीं है, नीचे की तरफ चलना स्टार्ट करेगा। किसकी तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। तो आया आपकी कोई भी एनर्जी इसमें इस्तेमाल हो गई? नहीं। क्या बाइक का कोई पेट्रोल जो था वो इस्तेमाल हो गया? नहीं, वो भी इस्तेमाल नहीं हुआ। बाइक खुद बहुत नीचे आ रहा था। लेकिन अब दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अब आप नीचे आ गए, नीचे आने के बाद अब पहाड़ की दूसरी तरफ आप ऊपर चढ़ना चाहते हो, यहाँ पे खड़े हो, तो क्या जब आप ऊपर की तरफ बाइक के ज़रिए चढ़ना चाहते हो तो क्या बाइक को बंद करके आप चढ़ सकते हो? नहीं चढ़ सकते। आपने बाइक को ऑन करना होगा। बाइक जब ऑन हो जाएगा फिर प्रॉपर आप ऊपर जा सकते हो इस तरह। लेकिन बाइक का क्या इस्तेमाल होगा? पेट्रोल इस्तेमाल होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत हो गई? एनर्जी की ज़रूरत हो गई। तो इसको हम सादा अल्फाज में कह सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप ऊपर चढ़ रहे थे लेकिन एक्टिवली चढ़ रहे थे, आपको एनर्जी की ज़रूरत थी। जबकि दूसरी तरफ जो इस तरफ है लेफ़्ट साइड पे, जब आप नीचे आ रहे थे तो आपको एनर्जी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, खुद बहुत नीचे आ रहा था। तो उसको हम क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो 2 टर्मिनोलॉजी हमारे पास नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं। एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब एनर्जी का इस्तेमाल हो, जिसमें मॉलिक्यूल जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन उसमें एनर्जी इस्तेमाल हो रही, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन जब एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही तो उसको हम क्या कहेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन कौन सा मटेरियल की बात हो रही? आयनिक मटेरियल। इसलिए कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है
जो नॉर्मली हमारे पास जो इंटरनल टाइप का प्रोटीन है वो किसकी तरह काम करता है? एज ए ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है? आयनिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है अंदर से बाहर, सेल से बाहर और सेल के अंदर की तरफ। क्या करता है? ये इंटीग्रल प्रोटीन काम करता है। और ये क्यों काम करता है आयनिक मटेरियल का? ताकि वो क्या करे? रेगुलेट करे, प्रॉपर रखे, ज़्यादा कम ना हो। कौन सी चीज़ ज़्यादा कम ना हो? आयनिक मटेरियल अंदर अगर ज़्यादा हो, बाहर कम हो, तो आयनिक मटेरियल क्या हो जाएंगे? डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए या ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए बाहर आएंगे। क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और अगर बाहर हो और अंदर कम हो, अंदर ज़रूरत हो, तो फिर बाहर से कहाँ पे जाएंगे? अंदर की तरफ जाएंगे। तो ये काम किसका है? इंटीग्रल प्रोटीन का काम होता है। ठीक है, जो डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए क्या करता है? आयनिक मटेरियल को रेगुलेट रखता है, तरतीब से रखता है, कम या ज़्यादा नहीं होने देता। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपके पास है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सेंजर और निकोलसन ने उसको पेश किया हुआ था। ये आपको नज़र आ रहा है, ये बाहर फेस है, आउटर फेस है, और ये क्या है? हमारे पास इनर फेस है। ये बाहर और इनर फेस का यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँ कि ये इस तरह समझ लो कि हम एक सेल को बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सेल को किस तरह बनाने की कोशिश करते हैं? फॉर एग्जांपल मैं इसका सेल का देखो यहाँ पे यहाँ तक सिर्फ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सेल आपके पास है, ठीक है। तो ये हिस्सा आपके पास सेल का कौन सा आ गया? बाहर वाला हिस्सा आ गया। और ये कौन सा? अंदर वाला हिस्सा इस तरह आपके पास आ जाता है, ठीक है। ये आपके पास अंदर वाला हिस्सा, इंटरनल अंदर की तरफ, जो सेल की तरफ अंदर हो, और ये जबकि सेल की तरफ क्या हो? बाहर, आउटर। इसलिए कहते हैं इनर फेस और आउटर फेस आपको नज़र आ रहा है। उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के आपके यहाँ पे शुगर साइड चेन है आपके पास। शुगर वाला, शुगर किसके साथ आता है? कार्बोहाइड्रेट के साथ आता है। हाइड्रोफिलिक पोलर हेड ऑफ फास्फोलिपिड है, आपको नज़र आ रहा है। हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल ऑफ फास्फोलिपिड आपके पास है, ये आपको नज़र आ रहा है। फिलिक का मतलब क्या होता है? लविंग। क्या मतलब होता है? लविंग, ठीक है। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, जबकि हाइड्रोफोबिक, फोबिक का मतलब क्या होता है? हेड को कहते हैं, वाटर से नफरत करने वाला हिस्सा हमारे पास है। पेरिफेरल आपके पास ये देखो, आपको क्लियर कट नज़र आ रही है, प्रोटीन एक्सटेंसिक है, बाहर की तरफ है। और उसके अलावा इंटीग्रल प्रोटीन इंट्रिंसिक देखो, अंदर वाले, एक सिरे से फैली हुई है दूसरे सिरे तक। क्या है? एक सिरे से, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करवा लेता हूँ, एक सिरे से फैली हुई है दूसरे सिरे तक। ये लिपिड है आपके पास। ये लिपिड का क्या है? ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हेड है। लिपिड का क्या है? ये हेड है। और ये वाला एरिया जो है ये लिपिड का क्या है? ये टेल है। क्या है हमारे पास? एक तरफ हेड है और एक तरफ हमारे पास क्या है? ये टेल है। ये लिपिड का एक लेयर हो गया और ये लिपिड का कौन सा है? दूसरा लेयर है। इसलिए कहते हैं लिपिड के क्या होते हैं? दो लेयर होते हैं, बाई लेयर उसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल स्ट्रक्चर था किसका? ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है आपके पास, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था। इसलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन प्रोवाइड रिसेप्टर। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। पहले से बात की हुई है कि अगर इन केस कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड। और अगर प्रोटीन के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोवाइड रिसेप्टर साइट दैट रिसीव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई लाइक हार्मोन रिसेप्टर साइट, HRS। ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं ये रिसेप्टर फॉर्म में, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच हो गया, प्रोटीन के साथ, प्रोवाइड रिसेप्टर साइट। ये क्या होते हैं? साइट। साइट का मतलब क्या? लोकेशन, जगह प्रोवाइड करते हैं। दैट रिसीव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई, जो बाहर से मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलाई, चेंजेस जो होते हैं, जो तब्दीलियाँ होते हैं, वो क्या करते हैं? वो रिसीव करते हैं।
डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई लाइक हार्मोन रिसेप्टर साइट, उनमें से एक एग्जांपल जो रिसेप्टर साइट का है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, ये समझ लो कि आपके पास ये वाला जो है, ये वाला ये HRS है, हार्मोन रिसेप्टर साइट है। फॉर एग्जांपल आप कह रहे नर्व HRS रिसीव नर्व इम्पल्सेस रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन एंड फूड मटेरियल दस इन्फॉर्म द सेल फॉर रिस्पांस। ये क्या करते हैं, रिसीव नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस क्या होते हैं, नर्व जो होते हैं हमारे पास, ये सिग्नल पासिंग करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल आपको कोई करंट लगता है या आपको कोई चोट उंगली आपके हाथ में, नर्व सेल ऑलरेडी आपने 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। आपकी कोई फॉर एग्जांपल उंगली में क्या होता है, कोई भी कांटा छुप जाता है, वो जो पेन होता है जो आपके ब्रेन तक पहुंचता है, वो किसकी फॉर्म में जाता है, नर्व इम्पल्स। इम्पल्स बेसिकली वर्ड इस्तेमाल होता है जिस तरह करंट के लिए, ठीक है। नर्व करंट के लिए हमारे पास ये अलग टॉपिक की डिटेल्स है इसके हवाले से। रिकॉग्निशन पहचान के हवाले से, ऑफ एंटीजन जब एंटीजन का क्या करना हो, पहचान करना। मतलब क्या है कि अगर बाहर से कोई एक ऐसा पार्टिकल, एंटीजन किसको कहते हैं, फॉरेन पार्टिकल जो आपके बॉडी का हिस्सा नहीं होता, वो आता है, यही रिसेप्टर क्या करते हैं, उसकी पहचान भी करते हैं कि आया ये सेल के लिए फ़ायदेमंद है या सेल के लिए नुकसानदेह है। अगर एंटीजन की जगह पे कोई भी वायरस आ जाए फॉर एग्जांपल या बैक्टीरिया, वो भी फॉरेन पार्टिकल है, तो इसकी रिकॉग्निशन पहचान कहाँ पे होता है, ये रिसेप्टर करते हैं। एंड फूड मटेरियल दस इन्फॉर्म, और इसी तरह फूड मटेरियल की भी क्या करते हैं, ये रिकॉग्निशन करते हैं। एंड दस इन्फॉर्म, जैसे उसको पता चल जाता है, पहचान कर लेता है, फिर ये किसको इन्फॉर्म कर लेता है, ये सेल को अंदर की तरफ क्या कर लेता है, इन्फॉर्म कर लेता है, द सेल फॉर रिस्पांस। सेल को इन्फॉर्म कर लेते हैं कि अभी वायरस पहुंच गया या बैक्टीरिया पहुंच गया है, अब आगे काम जो है ये किसने करना है, ये सेल ने रिस्पांस देना है। रिस्पांस का मतलब क्या है, जवाब किसने देना है, सेल ने। उसके हवाले से हिकमत अमली तैयार करने के, अब ये वायरस पहुंच गया, जो रिसेप्टर था उसने उसको रिकॉग्नाइज किया, उसकी पहचान की, तो अब सेल ने आगे काम करना है कि इसको मारना है या अभी इसको कैप्चर करना है। मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोसाइटोसिस। मेम्ब्रेन के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट है जो लिपिड के साथ अटैच थे या प्रोटीन के साथ अटैच थे, उसका काम क्या होता है, उसकी ये भी जिम्मेदारी होती है एंडोसाइटोसिस और साथ साथ फेगोसाइटोसिस, ईटिंग ऑफ द सेल, एंड पिनोसाइटोसिस, ड्रिंकिंग ऑफ द सेल। एक होता है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस और एक क्या होता है हमारे पास, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, जब कोई मटेरियल अंदर की तरफ आ रहा, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। जबकि एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, जब कोई मटेरियल सेल से बाहर निकल रहा। बात वही है, देखो एंडो और एक्सो EX के साथ है। उस एंडोसाइटोसिस में आपके पास अब अंदर की तरफ आने वाली की बात हो रही है। उसमें एक एग्जांपल आपके पास क्या है, फेगोसाइटोसिस और एक पिनोसाइटोसिस। ड्रिंकिंग ऑफ द सेल या ईटिंग ऑफ द सेल। फेगो जो होते हैं सॉलिड के लिए नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं, सेल की ईटिंग, सेल को ख़त्म करना, या पिनोसाइटोसिस ड्रिंकिंग ऑफ द सेल या लिक्विड मटेरियल का अंदर आना। ठीक है, ये दो टर्मिनोलॉजी 9th में भी आपने पढ़े होंगे इसके हवाले से, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के हवाले से। दस ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन एक्ट एज ए सेल सरफेस मार्कर, और दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हो ये जो हमारे पास ग्लाइकोलिपिड है और ग्लाइकोप्रोटीन जो है, ये सेल सरफेस किस चीज़ को कहते हैं, सतह। ये देखो, ये अगर हम एनिमल सेल में बात करें तो ये सबसे बाहर वाला जो सतह है, ये एरिया है जिसके ऊपर क्या मौजूद है, आपके पास रिसेप्टर आपको नज़र आ रहे हैं, ये रिसेप्टर मौजूद है। ये एज ए मार्कर के तौर पे काम करते हैं। मार्कर कौन सी चीज़ होती है, मार्कर वो चीज़ होती है जिससे हम किसी चीज़ की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन पहचान, अगर इनकेस समझ लो कि हमारे पास यहाँ पे इसी एरिया में ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, तो आप हिसाब लगा लो कि जो वायरस ने बाहर से आना था या बैक्टीरिया ने आना था, तो उसकी पहचान के लिए तो कोई भी चीज़ नहीं थी।
तो वो आसानी के साथ क्या हो सकता था, सेल के अंदर जा सकता था, सेल को बग़ैर इंफॉर्मेशन देके। सेल को पता भी नहीं होता और ये वही ऑर्गेनिज्म एंटीजन क्या होता है, सेल के अंदर चला जाता। लेकिन मार्कर का काम जो है, जो पहचान वाला काम है, ठीक है, ये कौन करता है, यही कार्बोहाइड्रेट जो रिसेप्टर है हमारे पास, जिस तरह HRS रिसेप्टर आपके पास, हार्मोन रिसेप्टर साइट आपके पास है, ये करता है कि बाहर